अभी ये यहाँ कोड पे से 50 है। क्लियर कट स्टार्टिंग में क्वेश्चन पढ़ के ही डेटा निकल रहा है फटाफट। गेटिंग इट? एक बल्ब है जिसका पावर कितना है, 100 वॉट है, और वो 220 वोल्ट पे चलता है रे बल्ब, और उसका 50 हर्ट्ज का सप्लाई है। तो बल्ब के बारे में जानकारी देके रखा है आपने को। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब एंड द आरएमएस वैल्यू थ्रू द बल्ब, आरएमएस करंट थ्रू द बल्ब। ठीक है, तो भाई बल्ब जो है एक रेजिस्टर के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, और ईएमएफ के बारे में जो जानकारी दिया है यहाँ पे वो है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। बल्ब मेरा 100 वॉट का है। रेजिस्टेंस का जानकारी अपने पास फिलहाल नहीं है। गेटिंग इट? रेजिस्टेंस हमको ढूंढना है डायरेक्टली, बल्ब का क्या रेजिस्टेंस है। तो पावर है, वोल्टेज है, ठीक है नहीं रे? पावर और वोल्टेज अभी अभी एक्चुअली, एक सेकेंड, ये दो दो क्यों बनाया मैंने? हाँ, ये बल्ब है अपना, ठीक है, 100 वॉट। तो पावर का फॉर्मूला, यू नो द फॉर्मूला फॉर पावर, पावर इज वी आई, ठीक है नहीं? तो अगर पावर इज वी आई मतलब ई आई ना, वोल्टेज इंटू करंट। तो फिर करंट में को मिल जाएगा यहाँ से वी बाई ई करके बोल दो, क्योंकि वी इज नथिंग बट ई। पावर इज 100 अपॉन 220, ये 0 0 कट हो जाएगा, 5/11 एम्पियर आ जाएगा इधर आंसर। समझा? देन उसके बाद में क्या बोला है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, ओके, एंड ऑल्सो कैलकुलेट आरएमएस करंट। आरएमएस करंट पूछा है। तो अभी करंट का तो वैल्यू अपन निकाल ही लिए, रेजिस्टेंस निकालना है तो वो भी निकाल सकते डायरेक्टली। P is equals to I square R, therefore R would be P upon, sorry, P upon I square। गेटिंग इट? इससे भी निकाल सकता है या ओम्स लॉ यूज करके भी कर सकता है, V is equals to IR से भी कर सकता है, उससे भी आंसर आ जाएगा। क्लियर है ये? तो स्क्रीनशॉट ले लिया इसका भी। मूविंग फर्दर, छोटा छोटा क्वेश्चन बहुत सारे रहे इसमें, छोटे छोटे से क्वेश्चंस काफी सारे हैं। So we do have a 14th question here. क्या बोला है 14th क्वेश्चन में? एक 15 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, मतलब क्या दिया है क्वेश्चन में, सी दिया है ना। ये माइक्रोफेरेड को कैसे कन्वर्ट करने का रे? 10⁻⁻⁶ फैरेड। गेटिंग इट? फिर उसके बाद में 220 वोल्ट का सप्लाई दिया है, मतलब ईएमएफ दिया है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी दिया है 50 हर्ट्ज। ये बाय डिफॉल्ट याद होना चाहिए तुमको। फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मींस एक्सी ढूंढना है। फिर उसके बाद करंट, आरएमएस एंड पीक, मतलब आई आरएमएस एज वेल एज आई नॉट। फिर बोला है, तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है एक्चुअली, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट वुड हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड करंट, मतलब इफ एफ डैश इज बिकम ट्वाइस ऑफ एफ, एक्सी का क्या होगा और करंट का क्या होगा, ये इनका मेन क्वेश्चन है। गेटिंग इट? इफ एफ डैश इज इक्वल्स टू 2f, तो एक्सी का क्या होगा और आई का क्या होगा, ये वो लोग पूछ रहे। ठीक है, तो चलो पता लगाते। सबसे पहले एक्सी ढूंढना है रे।
तो वी वुड से E इज इक्वल्स टू I इंटू XC, है क्या नहीं? सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर है तो टोटल इम्पीडेंस Z वुड बी इक्वल्स टू XC ओनली, E वुड बी इक्वल्स टू IXC, देयरफॉर XC क्या हो जाएगा रे? इट वुड बी E बाय I। तो पहले आपको XC मिलेगा इधर से, ओके क्या बोल रहा है? आई का वैल्यू पता नहीं है ना। I का वैल्यू पता नहीं है, तो चलो फिर उल्टा करते काम। अभी ओमेगा वाले से ओमेगा अपने को पता है तो C पता है तो XC ढूंढ लेते डायरेक्टली। XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा C, है क्या नहीं? ओमेगा इज 2 पाई FC। अभी तो XC मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है? XC मिल गया तो हम बोलेंगे E इज इक्वल्स टू I इंटू XC, देयरफॉर I मिल जाएगा। I मतलब कौन सा? IRMS मिल जाएगा मुझे। IRMS वुड बी E अपॉन XC। एक बार IRMS मिल गया उसके बाद I नॉट भी मिल जाएगा, बिकॉज I नॉट इज √2 टाइम्स ऑफ IRMS। फिर एक बार I नॉट मिल गया, फिर उसके बाद में व्हेन फ्रीक्वेंसी डबल्स तो हम लोग बोलेंगे XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड XC इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा XC कम होएगा और करंट बढ़ेगा। तो व्हेन फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल XC डैश भी डबल हो जाएगा एंड करंट जो है वो सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? कम होता है ना रे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होएगा? XC का वैल्यू हाफ हो जाएगा और करंट का वैल्यू जो है ट्वाइस हो जाएगा। समझ गए? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 14। ले लिया, स्क्रीनशॉट लिया? E इक्वल्स टू IXC से जो I का वैल्यू आया वो RMS होगा, वो कैसे पता चला? हमेशा RMS वैल्यू ही क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज होता है। I नॉट आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन से कंपेयर करके मिल सकता है। कोई ग्राफ या कोई इक्वेशन से व्हेन यू डायरेक्टली कंपेयर ओनली देन यू वुड बी ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ I नॉट, और एल्स क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि इट इज द मैक्सिमम वैल्यू और इट इज द पीक वैल्यू। अगर ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ है मींस बाय डिफॉल्ट RMS अज्यूम करना है। ओके डन? यस। 15th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दे रहे, क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यहाँ पे an AC circuit consists of only an inductor of inductance 2 Henry। सुना दे रहे क्या रे? क्या दिए? 2 हेनरी मतलब क्या दिए? 2 हेनरी क्या होता है? क्या बोल रहे हैं अंश? हेनरी क्या है? H मतलब हेनरी ना, H का फुल फॉर्म हेनरी है ना। There is an AC circuit consists of only an inductor of inductance, मतलब L का वैल्यू दिया है 2 हेनरी। If the current is represented by a sine wave of amplitude, अभी देख यहाँ पे देख कैसा इंग्लिश यूज किया है लोग ने। If the current is represented by a sine wave of amplitude 0.25 हेनरी, 0.25 एम्पियर, मतलब क्या दिया जैन? IRMS से देंगे ना ऐसे? गलत, I नॉट दिया है। अरे अभी ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ा था, उसमें क्या साइन के बाजू में जो दिया रहता है एम्पलीट्यूड कौन रहता है? अभी इधर I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी है, तो साइन का एम्पलीट्यूड कौन हो गया? I नॉट हो गया ना। ओके हाँ। क्या तू भी नहीं समझ पाया? नहीं वो समझो ऑसिलेशन से। ओके हाँ। फ्रीक्वेंसी देके रखा है 60 हर्ट्ज। हाँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट है, 50 हर्ट्ज नहीं है भाई,
वरना अपना दिमाग में 50 हर्ट्ज से घूमते रहता है। कैलकुलेट द इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, मतलब देखो ईएल निकालने का। ये ईएल कैसे मिलेगा? ईएल मिलेगा आई एक्सएल, और ये आई कौन सा रहेगा? आई आरएमएस रहेगा। गेटिंग इट? तो सबसे पहले मुझे आई आरएमएस निकालना पड़ेगा, विच वुड बी आई नॉट बाई √2, और यू कैन से सिंपली 0.707 टाइम्स ऑफ 0.25। तो यहां से आपको वो आई आरएमएस मिलेगा। देन जो भी वैल्यू आएगा उसको आपको एक्सेल भी निकालना पड़ेगा। एक्सेल इज ओमेगा एल, ओमेगा इज 2 पाई एफ। तो ये तुम्हारा यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू एफ का वैल्यू 60 इंटू एल का वैल्यू 2, एंड दैट्स योर एक्सेल का आंसर। गेटिंग इट? फिर वो एक्सेल मिल गया तो उसको यहाँ पे आई आर एम एस इंटू एक्सेल में पुट कर दो, आपको आपका आंसर निकल जाएगा ईएमएफ का। पॉसिबल है? कर सकेंगे? चलो, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 16 सीधा इक्वेशन ही दी दी है डायरेक्टली। उसने बोला इक्वेशन लो, कंपेयर करो, क्या करना है करो। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यू कैन सी E इज इक्वल्स टू 220 साइन ऑफ 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1/pi Henry। ठीक है, मतलब क्या दिया रही है? L का वैल्यू दिया है। हेनरी मतलब हमेशा L दिया रहता है। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट एंड व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ रीडिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। मतलब IRMS पूछा है अपने को कि रीडिंग तो IRMS का ही आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ में? E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से कंपेयर करेंगे। तो बाय कंपेयरिंग क्या क्या हाथ में लगेगा? E नॉट 220 वोल्ट, ओमेगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। गेटिंग इट? तो ये सब चीज मिल गया इधर से। अब ये सब चीज जो मिला, इसको खाली उठा के लेके रख के मतलब तो नहीं है, अप्लाई भी करना पड़ेगा ना भाई साहब इसको। चलो लगाते। एक्सेल ढूंढे सबसे पहले। एक्सेल, एक्सेल क्या रहेगा? 2 पाई एफ एल, इट वुड बी 2 पाई एफ का वैल्यू, एफ कितना है रे? 50 है ना सर? सीधा नहीं तो ओमेगा कर लेते हैं ना? हाँ, वो भी कर सकते थे डायरेक्टली। तो ये ओमेगा एल, ओमेगा का वैल्यू 100 पाई इंटू एल का वैल्यू 1/पाई। समझ रहे? नंबर भी ऐसे देते कि फटाक से कैंसिल होके नंबर मिलके अपना आगे बढ़े काम। तो एक्सेल मिल गया अपने को यहाँ पे। ठीक है, अभी एक्सेल मिल गया, क्या ढूंढना है देखो? आई ढूंढना है ना। तो व्हाट वुड बी आई नॉट? आई नॉट वुड बी E नॉट अपॉन एक्सेल। देयरफॉर E नॉट का वैल्यू 220, एक्सेल का वैल्यू 100, 2.2 एम्पियर आ गया। गेटिंग इट? यहाँ पे अभी ये क्या है? क्वेश्चन इंडक्टर का है ना रे। तो इंडक्टर में ईएमएफ क्या करता है? लीड करता है, और करंट क्या करता है? लैग करता है। तो आई का इक्वेशन वुड बी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, बिकॉज वो लैग करता है। तो आई नॉट का वैल्यू 2.2 साइन ओमेगा का वैल्यू 200, सॉरी 200 नहीं, ओमेगा कितना है रे? 100 है, 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2। गेटिंग इट? ये हो गया तेरा सो कॉल्ड करंट का इक्वेशन। दूसरा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग। गेटिंग इट? इसी गैल्वेनोमीटर क्या मेजर करेगा? तो गैल्वेनोमीटर या कोई भी डिवाइस हमेशा IRMS वैल्यू मेजर करता है, विच वुड बी 2.2 अपॉन
√2 और 0.707 टाइम्स ऑफ 2.2, जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी तुम्हारा IRMS का वैल्यू। क्लियर? यस स्क्रीनशॉट। लॉग कैलकुलेशन वगैरह याद है कि भूल गया रे अंश? नहीं, लॉग याद है क्या? हाँ थोड़ा थोड़ा याद है। तो थोड़ा थोड़ा याद है तो पूरा कैसे करेगा फिर? लॉग ना हुई, हाँ नहीं फिर, हाँ नहीं याद नहीं है मुझे। तो फिर केमिस्ट्री का सम्स कैसे करेगा तू? क्रैक कैसे करेगा केमिस्ट्री? स्क्रीनशॉट लिया इसका? हाँ 17 क्वेश्चन। 17 क्वेश्चन में पूरा दुनिया निकालने बोला उन्होंने, पूरा दुनिया, सब कुछ निकालने बोल दिया 17 क्वेश्चन में। गेटिंग इट? मतलब जो जो अवेलेबल है बच्चे को बोला सब करके दिखा। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर किसी को आ गया तो ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन आएगा उसको। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना, हाईली इंपॉर्टेंट। 25 माइक्रोफैराड कैपेसिटर मतलब सी, 25 माइक्रोफैराड कन्वर्ट कर दिया। -6 0.10 हेनरी, मतलब इंडक्टेंस देके रखा है 0.1 हेनरी, that is 10⁻⁻1 Henry, and a 25 ohm resistor are connected in series with an AC source, मतलब R भी देके रखा है। तो क्वेश्चन का पहला 3 लाइन में समझ में आता है कि R भी है, L भी है, C भी है भाई, समझा? सब कुछ देके रखा है। EMF का इक्वेशन दिया है, E is equals to 310 sin 3140। इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ? E is equals to E0 sin ओमेगा टी के साथ। तो ये मेरा E0 बनेगा, ये मेरा ओमेगा बनेगा। तो यहाँ पे देयरफॉर E0 मिलेगा 310, ओमेगा मिलेगा 314 रेडियन पर सेकेंड। और जो जो पूछा है फटाफट ढूंढते चलेंगे। सबसे पहले व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी। फिर रिएक्टेंस पूछा है, फिर इंपिडेंस पूछा है, फिर करंट पूछा है, फिर फेज एंगल पूछा है। सब पूछ लिया सब। तो पहले भैया सबसे पहले फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf। तो f क्या हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2π। तो ये होगा 314 अपॉन 2 into 3.14, which would be 50 hertz। फिर उसके बाद x चाहिए ना, x मतलब इंडक्टेंस। तो XL और XC निकालना है। XL would be ओमेगा L, XC would be 1 upon ओमेगा C। फिर Z चाहिए उनको, Z would be अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे Z मिलेगा। फिर उसके बाद करंट चाहिए, करंट इज E बाई Z। EMF तो क्वेश्चन में देके रखा है उन्होंने 310, वो तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर अपने को I0 मिलेगा ना। गेटिंग इट?
तो निकाल लेंगे पहले ई नॉट का वैल्यू पुट करके आई नॉट निकाल लेंगे, फिर आई आर एम एस वुड बी आई नॉट बाई रूट टू, आई आर एम एस भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद फेज एंगल चाहिए, तो फेज एंगल के लिए tan इनवर्स ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी द होल अपॉन आर करना पड़ेगा, तो उससे फेज एंगल मिलेगा। पावर फैक्टर से भी ढूंढ सकते हैं, cos phi इज इक्वल्स टू r by z, उससे भी ढूंढ सकते हैं, उससे भी आएगा, सेम ही आंसर आएगा उससे भी। तो प्रश्न 17 थोड़ा खतरा है, करेंगे कैलकुलेशन करने में थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, नहीं लगाएंगे तो लटक जाएंगे, गारंटी लटक जाएंगे, उसका गारंटी है, लटकने का फुल गारंटी है क्वेश्चन में, क्योंकि कैलकुलेशन भी जानलेवा ही है। तो ये डेफिनेटली ट्राई करना और बताना कि जमा कि नहीं जमा। स्क्रीनशॉट गाइस, 17th क्वेश्चन। इतना याद रखना, फॉर्मूला में तुम लोग ई नॉट लिख रहे हो तो तुमको आई नॉट मिलेगा, ई आर एम एस लिख रहे हो तो आई आर एम एस मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला मैक्सिमम एज वेल एज आर एम एस दोनों के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि दोनों तरफ रूट टू से डिवाइड होगा तो कैंसिल ही होने वाला है, इक्विवेलेंट ही रहने वाला है फॉर्मूला। दिस वाज 17th क्वेश्चन गाइस। सर वो इसमें सर्किट था तो E इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t यूज क्यों किया? क्या बोल रहे हैं? E इक्वल्स टू E नॉट sin ओमेगा t यूज कैसे किया? मतलब RLC सर्किट था तो। हाँ तो यूज कर सकते हैं ना, करंट में रहेगा ना फेज डिफरेंस, करंट का जब इक्वेशन लिखेगा तो इट वुड बी I इज इक्वल्स टू I नॉट sin ओमेगा t प्लस और माइनस फाई। क्योंकि अगर L रहता है तो उसमें E इक्वल्स टू E नॉट cos ओमेगा t यूज करते हैं ना। हाँ, अगर कॉस जगह पे यहाँ पे साइन यूज किया तो वहां पे मुझे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 यूज करना पड़ेगा, या जो भी वैल्यू रहेगा वो यूज करना पड़ेगा। ओके अगर मैं इसको साइन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो फेज एंगल के टर्म्स में वी कैन मैनिपुलेट। ओके चलो 18th क्वेश्चन, कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराड, अभी तो बायट हो गया रहना चाहिए जिस तरीके से डेटा आ रहा है। क्या दिया है क्वेश्चन में? 100 माइक्रोफैराड मतलब क्या दिया है? 18 the capacitor 100 into 10 raised to minus 6 परफेक्ट। सी का वैल्यू दिया है 100 into 10 raised to minus 6 फैराड, ठीक है। फिर उसके बाद coil of resistance 50 ohm रेजिस्टेंस दिया है, में I नॉट का वैल्यू दिया है 0.5 हर्ट्ज हेनरी। सीधा आगे भाग गया, रुकना थोड़ा पीछे तो देख पहले, रेजिस्टेंस भी तो दिया है 50 ओम, इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, मतलब एल दिया है 0.5 हेनरी, is connected to 110 volt, ERMS 110 volt, frequency 50 hertz। अरे क्या बंडल क्वेश्चन किया रे ये लोग ने, कितना बंडल क्वेश्चन किया। कैलकुलेट द IRMS वैल्यू, मतलब क्या करने का, पहले एक्सएल ढूंढो 2 पाई FL, XC ढूंढो 1/2 पाई F इंटू C, फिर उसके बाद Z निकालना पड़ेगा जो कि अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर है, उससे Z मिलेगा। फिर उसके बाद में ERMS would be IRMS into Z, therefore IRMS would be ERMS upon Z, उससे आंसर निकल के आएगा इस तरीके से। मतलब सोचो ना कितना छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन उसको जो घुमाया है, ये जो दिख रहा है ना आपको सामने कि 6 लाइन में सम खत्म होने वाले हैं, ये जब आप कैलकुलेट करेंगे तब आपको समझेगा कि वो वैल्यू कितना खतरनाक हो जाता है पुट करके सॉल्व करने के लिए, समझा? ऐसे नहीं बन जाता वो 3 मार्क का क्वेश्चन। क्लियर है ये? चलो 18th क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो। ट्राई फॉर 19th क्वेश्चन। हेलो, रेजिस्टेंस तो 10 ओम मिल गया, बोलिए मैम। with the हाँ power हाँ बोलिए। factor equal to 0.5
दिनेश बदले यार। नहीं नहीं कोई फिलहाल तो कुछ जरूरत नहीं है। थैंक यू मैम। या ओके। अरे कुछ किया क्या 19 क्वेश्चन के लिए? सर पावर फैक्टर 2.5 का मौका मतलब क्या है? पावर फैक्टर मतलब cos फाई रहता है अंश हमेशा। पावर फैक्टर मतलब cos फाई लेने का। हाँ cos फाई। अब देखना 19 क्वेश्चन में तो क्या बोला है, फाइंड द वोल्टेज कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हिच विल पुट इन सीरीज विथ 100 ओम रेजिस्टर। मतलब क्या, देखो C का वैल्यू ढूंढना है और देखो रेजिस्टर का वैल्यू दिया है 10 ओम। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है पावर फैक्टर cos फाई का वैल्यू इज 0.5 और बोला है E का वैल्यू, EMF का वैल्यू है 80 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है 100 हर्ट्ज दे के रखा है। ठीक है, अभी C तेको मिलेगा XC से, बिकॉज XC is 1 upon 2 pi FC। 2 pi FC। therefore C क्या हो जाएगा 1 upon 2 pi F into XC। getting it? तो देखो XC चाहिए और XC देखो मिलेगा Z से मिल सकता है, बिकॉज Z होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर से। getting it? बट Z नहीं है ना अपने पास, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले cos फाई का फॉर्मूला लिखते हैं। cos फाई इज R by Z and Z is under root of R square plus XC square। getting it? therefore ये सॉल्व करके देखो इधर से XC मिलेगा and then you can calculate automatically। getting it? तो समय यही कैपेसिटी निकालना है। हाँ, तो खाली cos फाई का वैल्यू से कैपेसिटेंस निकाल लेने का। एक बार cos फाई के वैल्यू से कैपेसिटेंस निकल के आ जाता है, फिर आंसर निकल जाता है ऑटोमेटिकली, इतना कुछ तकलीफ होता नहीं है। क्लियर है ये? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो XC मिला पर अपन को तो C क्या मिल जाए। मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? समझे ये वाला? हाँ चलो कैलकुलेशन में अभी भी बोल रहा हूँ, पूरा दिन घुस जाएगा तुम्हारा, पूरा दिन, लिटरली पूरा का पूरा दिन घुस जाएगा तुम्हारा, इतना टाइम लग सकता है इसमें।
इतना सिंपल नहीं है ये, पहले ही बता के रख रहा हूँ। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50 हर्ट्ज alternating current to change its value from 0 to RMS। 50 हर्ट्ज है, IT का वैल्यू 0 से IRMS होना चाहिए, ठीक है। अभी क्या फॉर्मूला क्या रहता है रे? I is equals to I naught, IT is equals to I naught sin ओमेगा टी। ये अपना क्वेश्चन रहता है। कभी IT IRMS हो जाना चाहिए, तो इधर ये IRMS, इधर ये I naught, ये साइन ऑफ 2 पाई f 50 इंटू टी हो जाएगा। अब IRMS का एक रिलेशन हमको पता है, IRMS is I naught अपॉन √2, तो ये हो जाएगा कुछ तो दिखने में 100 पाई टी की तरह। ये I naught कट हो गया, therefore 100 पाई टी इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √2 होएगा। ये साइन का कौन सा वैल्यू है रे? 1 अपॉन √2 45 ना, साइन 45, तो पाई पाई कट हो गया, टी आएगा 1 अपॉन 400 सेकेंड्स। Getting it? समझा? That's how it is going to be. इसको 1 अपॉन 400 है, 1 अपॉन 400 को सॉल्व करना है तो कर सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ आंसर आएगा तुमको उसका। This was your 20th question. Moving to 21. 21 बहुत ही सिंपल है, मैंने तुमको सिखाया भी था, रेजोनेंस के टाइम पे एक फॉर्मूला सिखाया था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटी। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अगर तुमको निकालना है और क्वेश्चन रेजोनेंस का है, इट इज 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर l स्क्वायर। गेटिंग इट? तो यहाँ पे सब कुछ दे के रखा है क्वेश्चन में उन्होंने, सब कुछ मतलब लिटरली सब कुछ दे के रखा है। पाई स्क्वायर का वैल्यू 9.86, FR का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1 मेगाहर्ट्ज, मेगा मतलब 10⁻⁶, उसका स्क्वायर इंटू L का वैल्यू जो दिया है वो दिया है 101.4 माइक्रो हेनरी, दैट इज 10⁻⁻⁶। तो ये कैलकुलेशन जो कच्चा कर पाएगा उसी बच्चे को आंसर आएगा। कैलकुलेशन जिसको आएगा log ऑफ 1 माइनस पूरा नीचे का जो सॉल्व कर पाएगा उसी से ये क्वेश्चन होएगा। कर पाएगा जैन? हो पाएगा तुझसे? लॉग से एंट्रेंस ठीक में है। कैसे आएगा? किससे? एंट्रेंस में लॉग अलाउड नहीं है ना? एंट्रेंस में बेटा डायरेक्टली करने का ना, एंट्रेंस में पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 ले लेने का डायरेक्टली। तो भी बहुत कॉम्प्लेक्स है सर क्वेश्चन। नहीं, थोड़ा सा नंबर भी सिंपल आएगा ना उधर एंट्रेंस में। एंट्रेंस में थोड़ी ऐसा नंबर देगा, देखो 101.4। ओके, एंट्रेंस में नंबर भी देखो वो लोग 0.1 हेनरी दे देंगे, 10 दे देंगे। एंट्रेंस में समझते हैं ना उनको, पढ़े लिखे वो लोग भी। एंट्रेंस ऐसे से करेंगे। आसान होता है क्या? आसानी होता है सब, आगे तो आसानी है। डन। 21 स्क्रीनशॉट लिया पूरा स्क्रीन का ये? चलो लास्ट के 2 क्वेश्चंस है अभी। गियर अप गाइस, गियर अप, बकल अप। लास्ट के 2 क्वेश्चंस है। There is a 10 microfarad capacitor which is charged to a 25 volt of potential। मतलब क्या दिया है? C दिया है 10 into 10⁻⁻⁶ farad is charged to 25 volt, मतलब EMF दिया है 25 volt। The battery is disconnected and a pure 100 millihenry coil, मतलब L 100 मिली मतलब 10⁻³ हेनरी is connected to across the capacitor. Calculate the maximum current in the coil। मतलब क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले Z निकालना पड़ेगा। Z would be under root of XL minus XC the whole square।
मीन्स Z वुड बी सिंपली XL माइनस XC, है क्या नहीं? फिर उसके बाद E वुड बी नथिंग बट I into Z. Now this would be ERMS and this would be IRMS. तो ये क्वेश्चन में जो दिया है वो RMS वैल्यू है, करेंगे? तो यहां से मुझे क्या मिलेगा? Therefore IRMS मिलेगा, करेंगे? एक बार मुझे IRMS मिल गया, उसके बाद हम बोलेंगे I naught is √2 times of IRMS and that's how you're gonna get I maximum. पर सर XC और XL के लिए ओमेगा या फ्रीक्वेंसी भी चाहिए रहेगा ना? हाँ, पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है ना उन्होंने। 50 हर्ट्ज ले लेने का बाय डिफॉल्ट, करेंगे? You should go for 50 hertz by default. सर बहुत सारे क्वेश्चन में तो हर्ट्ज 60 या 80 ऐसे कुछ दिया था। इसमें तो अलग-अलग क्वेश्चंस में हर्ट्ज अलग फ्रीक्वेंसीज अलग-अलग दिया रहता है। हाँ, अलग अलग दिया रहता है, ये हो बट जब नहीं देंगे ना तो 50 हर्ट्ज बाय डिफॉल्ट अज्यूम करने का उसको, क्योंकि अपना ये घर पे भी 50 हर्ट्ज ही आ रहे हैं ना। अच्छा, क्लियर? 22। चलो अभी लास्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट नहीं लिया? ये ले ले ले। अभी 23rd क्वेश्चन। क्या हो गया जयंत, थक गया, जम नहीं रहे? गिव अप? क्या हो गया? कैलकुलेशन सोच के फट गई? नहीं, थोड़ा है मतलब कैलकुलेशन करना तो पड़ेगा ना इतना तो अभी। हाँ। 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source supply, मतलब C का वैल्यू 100 into 10⁻⁻6 फैरेड है और उसको EMF का वैल्यू जो दिया है यहाँ पे वो है 50 वोल्ट। Then source supply is removed and capacitor is connected across an inductance, as a result of which 5 ampere current flows through the inductor। मतलब I का वैल्यू जो है 5 एम्पियर दे के रखा है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस, L का वैल्यू पूछा है उन्होंने, करेंगे? कैसे करने का? सेम तरीका, सेम फॉर्मेट। अभी उसने सबसे पहले क्या दिया था कि एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, उसको चार्ज किया है, ठीक है? अभी वो सोर्स सप्लाई को रिमूव किया एंड कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस इंडक्टर, मतलब कैपेसिटर का पूरा जो है इंडक्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, getting it? As a result of which 5 ampere current flows through the inductance। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 को भी करने का एक सिंपल तरीका है। 23 को जैसे कर रहा हूँ वैसे इसको भी कर सकते हैं हम लोग। बोलेंगे कि LC ऑसिलेशन में क्या होता है? टोटल मैग्नेटिक एनर्जी gets converted to total इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। तो टोटल मैग्नेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला? मैग्नेटिक एनर्जी इज हाफ CV स्क्वायर एंड टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज हाफ L I नॉट का स्क्वायर, गेटिंग इट? दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जो उसका अक्रॉस में सेटअप होता है। तो ये हाफ हाफ कट हो जाएगा, गेटिंग इट? तो यहाँ पे आपको जो भी चाहिए, C का वैल्यू दिया है 100 into 10⁻⁻6 into V स्क्वायर, दैट इज 50 का स्क्वायर रहेगा, बिकॉज वोल्टेज मतलब EMF होता है यहाँ पे, इक्वल्स टू L का वैल्यू अननोन है, करंट का वैल्यू 5 का स्क्वायर है, देयरफॉर L मिलेगा यहाँ से डायरेक्टली। तो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना 22 वाला, सुन रहे हो गाइस? हाँ, जो 22 वाला क्वेश्चन है वो भी आप ये सेम मेथड से कर सकते थे। मतलब ये वाला कभी लगा सकते हैं फॉर्मूला, व्हेनेवर इट इज गिवन कि ये LC ऑसिलेशन का क्वेश्चन है
you can directly go for this concept because LC oscillation में होता यही है. Clear? हाँ. समझ में आया ये वाला पार्ट? कैलकुलेशन करेंगे बैठ के अभी इसको एकदम तगड़े लेवल पे सॉल्व करने को पूरा जाएगा, पूरा दोपहर जाएगा तुम्हारा, बट करो.